प्यारे बच्चों नमस्कार, आपकी जीतू भैया फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। और हम बात कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स के बारे में। चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 8, पहली बुक का अंतिम चैप्टर है। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन पार्ट है चैप्टर का नाम और ये है उसका लेसन नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो अभी तक की जो स्टोरी थी हमारी, मतलब चैप्टर पार्ट नंबर 1 और 2 के अंदर, उसमें काफी ज्यादा चीजें अपन ने कवर कर ली है और आपको जान के बड़ी प्रसन्नता होगी कि ये चैप्टर भी आपका 4-5 लेसन के अंदर खत्म हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 5 पार्ट में इस चैप्टर को अपन खत्म कर देंगे। तो देखो बच्चों, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ा थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि भाई पहले तो हमने बोला कि भाई ग्रेविटेशन की डिस्कवरी कैसे हुई, अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग साइंटिस्टों ने कैसे कैसे ग्रेविटेशन के बारे में अपनी अपनी बातें कही। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे मेन साइंटिस्ट जो उसमें थे वो थे कैपलर आए और उन्होंने अपने 3 नियम दिए जिसके बारे में अपन ने डिटेल में डिस्कशन करा। उसके बाद हमारे न्यूटन भाई साहब आए, इन्होंने जो है ग्रेविटेशन का एक फॉर्मूला दिया G(m1m2/r²), जो उस टाइम में बहुत 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 ज्यादा, मतलब ये समझ लो बहुत बड़ी उपलब्धि थी साइंटिस्टों के लिए, क्योंकि ये जो फॉर्मूला था वो 2 कणों के बीच में भी लग सकता था और 2 बड़े बड़े प्लैनेट्स के बीच में भी लग सकता था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन न्यूटन भाई साहब जी की वैल्यू नहीं निकाल पाए थे। फिर हमारे जो हेनरी भाई साहब थे, केमिस्ट्री के भाई साहब, उन्होंने छोटा सा एक्सपेरिमेंट करा और जी की वैल्यू निकाली। फिर उसके बाद वाले लेसन में अपन ने बात करी कि ये जो स्मॉल जी है, गुरुत्वीय त्वरण है, वो क्या होता है, जिसका फॉर्मूला अपन लोगों ने पढ़ा था Gm/r²। फिर हमने बोला कि भाई ये जो जी है, स्मॉल जी, वो किस किस तरीके से चेंज होता है। ऊंचाई बढ़ाने के साथ चेंज होता है, गहराई में जाने के साथ चेंज होता है। ऊंचाई के साथ कितना हो जाता है, G' G(1-2h/r), और गहराई के साथ कितना हो जाता है, G'(G1-h/r). इसके बाद अपन आ गए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के ऊपर, जिसका मान अपन ने निकाला था -G(m1m2/r). और यहाँ पे नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं। तो 2 सिस्टम जब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो उनकी स्थितिज ऊर्जा हमेशा नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, इसके बाद अपन गुरुत्वीय विभव के ऊपर आए, यानी एकांक जो हमारा द्रव्यमान है उसको अगर हम अनंत से लेकर आए तो हमें कितना काम करना पड़ेगा, जिसको अपन ने बोला V = W/m या फिर U/m। यहां तक की स्टोरी हमारी खत्म हो चुकी है। और लास्ट क्लास में आपको पहले ही बोल चुका था कि जो हमने पहले पढ़ा और जो हमने सेकेंड लेसन में पढ़ा, उसका एक एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के तौर पर बुक में दिया हुआ है, जो हमने स्किप किया था। और मैंने आपको बोला था नेक्स्ट लेसन में आपको मैं कराऊंगा। तो आज के लेसन में हमारा वही टॉपिक स्टार्ट होगा। हम वो 2 न्यूमेरिकल करेंगे और साथ के साथ बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। रॉकेट को किस वेग से ऊपर फेंकूं, कैसे ऊपर फेंकूं कि वो अर्थ के गुरुत्वाकर्षण बल को छोड़ के चला जाए, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और इसी के ऊपर बेस्ड एक और एग्जाम्पल है हमारा 8.3, ये उदाहरण भी अपन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप सबको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। जिन भी बच्चों ने पहले वाले लेसन्स नहीं देखे हैं वो देखकर आइएगा, नहीं तो उसके बिना ये न्यूमेरिकल और ये जो पार्ट है कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो अपना लेसन स्टार्ट करते हैं बहुत ही पहले एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल आप सबके सामने है, आप लोग आराम से रीड कीजिए, पॉज कीजिए और उसके बाद खुद से करने की कोशिश कीजिए। चलिए, आई होप सबने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो देख लेते हैं प्रश्न क्या है हमारा, कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC के प्रत्येक शीर्ष पर m किलो के 3 द्रव्यमान रखे हुए हैं। ठीक है, तीनों आइडेंटिकल एक जैसे हैं। तो हम बना लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज बोला इसने, तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया और इसके कोने के ऊपर 3 जो है हमारे m द्रव्यमान के गोले इस तरीके से रखे हुए हैं, है ना। तो ये m द्रव्यमान के 3 गोले रख देते हैं अपन। ये लो भाई, रख दिए। अब भाई इसके बाद इसने क्या बोला, इसके बाद इसने बोला है इस त्रिभुज के केंद्रक को इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड या केंद्रक क्या होता है, जहां पे जो मीडियंस है, ठीक है, जो माध्यिकाएं हैं वो एक दूसरे को काटती हैं। आई गेस आपने पढ़ा होगा क्लास 9th और 10th में। ठीक है, डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो हमें बोल रहा है केंद्रक पर एक 2g द्रव्यमान का एक वस्तु रखी हुई है, वहां पे एक, तो ये 2mg द्रव्यमान की एक वस्तु अपन रख देते हैं। तो ये बोल रहा है उस पर कितना बल आरोपित हो रहा है, पहला उसका प्रश्न ये है। और साथ के साथ हमें दे रखा है भाई ABC, तो इसने बोल दिया ये रहा A, ये B और ये आपका C, और ये G आपका सेंट्रॉइड है। जब आप 9th क्लास से 10th क्लास में थे, 10th में ही आता ये, तो उसमें भी आपने सेंट्रॉइड को यानी हमारे केंद्रक को आपने G से निरूपित किया होगा। तो यहां पे भी इसने G ही दिया है और इसने बोला है AG 1 मीटर है
ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करवाई उसने। ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है। आपको एक बात जान के बड़ी प्रसन्नता होगी कि अगर ये न्यूमेरिकल आपको यहाँ समझ आ जाता है तो 12th क्लास के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप आराम से हिट कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल सेम कॉपी न्यूमेरिकल आते हैं वहां पे एज इट इज। ठीक है, रत्ती भर का भी फर्क नहीं है, बस यहाँ पे हमारे पास द्रव्यमान होता है, वहां आवेश हो जाते हैं, बस इतना सा फर्क है। तो ये अच्छे से पढ़ लोगे ना चैप्टर, तो वो 12th क्लास का पहला दूसरा चैप्टर ना काफी ईजी लगेगा। ठीक है, काफी चीजें कोरिलेट कर पाओगे। तो ये हमारे पास 1-1 मीटर की दूरियां आप सबको दिख रही होगी। तो हम कह रहे हैं इस 2m द्रव्यमान की किसी वस्तु पर ये तीनों मिलकर के कितना बल लगाएंगे। अब हमें पता है बल एक सदिश राशि है, सदिश राशि है तो हम उसको सीधा सीधा जोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो वो करने से पहले अपन पहले बल की दिशा विशा निकाल लेते हैं। अच्छा, मैं बुक के अकॉर्डिंग नहीं करूंगा, बुक ने थोड़ा अलग तरीके से कर रखा है और मैं अलग तरीके से करूंगा। देखो, हम इस सिस्टम को अलग से यहां बना देते हैं ताकि आप साफ साफ देख पाओ। तो ये हमारे पास 3 तो गोले हो गए ऐसे कोने पे, ये हो गया हमारे पास m, ये हो गया हमारे पास m, और ये भी हमारे पास हो गया m, और ये हो गया हमारे पास 2m। तो भाई देखो, तीनों मिलकर के इस 2m वाले द्रव्यमान पर बल लगाएंगे और वही अपने को निकालना है। तो क्योंकि अपने को पता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो आकर्षण प्रकृति का होता है, और आकर्षण प्रकृति के लिए मैंने आपको बताया था कि साइन हमेशा ऐसे बनते हैं। ठीक है, साइन अपने को देखने पड़ेंगे। इनके बीच में जो बल लगेगा वो कुछ इस तरीके से लगेगा, है ना। ये इनको एक दूसरे को ऐसे खींचेंगे अपनी तरफ, फिर ये दोनों भी अपने आप को ऐसे खींचेंगे। ये लो खींच दिया इसने इसको और इसने इसको, फिर ये ऊपर वाला भी इसको ऐसे ही खींचेगा। तो हम इस 2m को थोड़ा साइड कर देते हैं, 2m को यहां लिख देते हैं। तो ये वाला जो है ये भी इसको ऐसे खींचेगा। तो कुल मिला के आपको साफ साफ समझ आ रहा है कि बीच में जो G पे जो द्रव्यमान रखा हुआ है 2m का, उस पे 3 अलग अलग बल लग रहे हैं। और वो बल कौन लगा रहा है? वो पहला जो A पे रखा है, दूसरा जो B पे रखा है, और तीसरा जो C पे द्रव्यमान रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो मिलकर के द्रव्यमान बल लगा रहे हैं उनका मान अपने को निकालना है। ठीक है, मान लो भाई ये तुम्हारा A पॉइंट था, तो इसकी वजह से जो बल लगा वो FA है। ठीक है, चलो इसको किसी और कलर से लिख देते हैं। तो ये जो बल लगा रहा है ये क्या हो गया हमारे पास? FA वेक्टर, क्योंकि दिशा बताई है इसलिए वेक्टर लगाना पड़ेगा। हाँ भाई, ये इसको अपन ने बोला था B, तो इसने जो इसके ऊपर बल लगाया वो क्या लगाया? FB वेक्टर। और तीसरा जो है हमारे पास वो है हमारे पास ये तीसरा C वाला, इसने इस पे जो बल लगाया वो कौन सा है? FC वेक्टर। तो कुल मिला के इस 2m द्रव्यमान पर 3 बल लग रहे हैं, FA, FB, FC, तीनों ने मिलकर लगा है। और 2 वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल तीसरे की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता। तो ये मान लो FA बल लग रहा है इन दोनों के बीच में, तो उसका B और C से कोई लेना नहीं है। ठीक है ना, B और C उसको प्रभावित नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हम कुल मिला के FA, FB और FC का परिणामी निकाल देते हैं। अब परिणामी निकालने के लिए पहले मुझे इनके मान पता होने चाहिए कि FA का, FB का, FC का मान क्या होगा। पहले मैं वो निकाल लेता हूं। देखो, F का जो अपन ने जनरल फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो अगर मैं FA के बारे में बात करूं तो देखो भाई, मैं सदिश राशि नहीं लगा रहा हूं जैसे तुम्हारे बुक वालों ने किया है, मैं नॉर्मल तरीके से कर रहा हूं। ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ परिमाण लिखा है, मैग्नीट्यूड लिखा है ना, डायरेक्शन मैंने बता दी ऑलरेडी। तो देखो, FA का मान लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? G, पहला द्रव्यमान क्या है? M, दूसरा द्रव्यमान क्या है? 2m, और इन दोनों के बीच की दूरी क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 1 मीटर। तो बहुत आसान। तो FA ने कितना बल लगाया? FA ने बल लगाया G 2m स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2gm स्क्वायर। थोड़ा सा ना अच्छा दिखेगा, तो 2gm स्क्वायर ये पहले वाले ने लगाया। नोटिस करो, दूसरे वाले ने भी जो द्रव्यमान है इसके अंदर भी लिखोगे m 2m। देखो, जब आप FB लिखोगे तो भी सेम ही आएगा। G, इसका द्रव्यमान m, इसका द्रव्यमान 2m, और दूरी 1 का स्क्वायर। तो यानी FB का मान भी वही आ गया। कितना आ गया भाई? वही 2gm स्क्वायर। ऐसे आप FC का निकाल लो, उसका भी मान क्या आएगा? 2gm स्क्वायर। यानी हमें समझ आया कि FB, FA और FC तीनों क्या है? आपस में इक्वल है। तीनों आपस में क्या है भाई? इक्वल। ये हमें समझ आ गया। ठीक है, यानी तीनों का मान बिल्कुल सेम है। अब निकालना इनका परिणामी। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो भाई, तो ये हमारा 2m द्रव्यमान का बीच में वस्तु, यानी वस्तु जो भी उसने दी है, FA ये रहा था हमारे पास, FB ये रहा हमारे पास, और FC ये रहा, तीनों सेम ही है।
ठीक है, तो सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि हमने बोल दिया कि तीनों का मान सेम आ रहा है, एफ बी एफ, बेटा परिमाण बोला है सिर्फ दिशा नहीं, तो तीनों का मान GM 2GM अपॉन 2GM स्क्वायर आ रहा है। तो अभी के लिए इसको मान लेते हैं कि ये सब किसके बराबर है, F के। इन सबको एक कॉमन नाम दे दिया अपन ने, क्या नाम दिया इनको सबको कॉमन, F। मान लिया कि इन सबका नाम क्या है भाई, F है, ये भी F है, ये भी F है, ये भी F है, क्योंकि तीनों का मान सेम है। तो यहां पर मैं हटा करके एक छोटा सा काम करूंगा, मैं यहाँ पे FC, FB और FA की जगह FF लिख दूंगा। तो बस मुझे इनका परिणामी चाहिए, ठीक है। अब देखो भाई, अगर मैं इन दोनों का परिणामी निकाल दूं, अगर मैं इन दोनों का परिणामी निकाल दूं, तो इन दोनों का जो परिणामी है वो कहीं ना कहीं बीच में आएगा, क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है, और वो ऊपर वाले को निरस्त कर देगा। तो मैं तो आपको ओरली उत्तर बता देता हूं, इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि देखो लॉजिक मुझे कैसे पता चला भाई, ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो इनका जो भी परिणामी आएगा बिल्कुल सेंटर में आएगा, ठीक है, और वो ऊपर वाले को निरस्त कर देगा। देख लेना कैसे करता है, ठीक है। अब यहां पे एक बार आते हैं और एक बार इनके बीच के कोण के बारे में बात करते हैं। तो देखो बच्चों, आई गेस सबने थोड़ी मैथमेटिक्स पढ़ी है क्लास 10th के अंदर, सबको पता होगा ये वाला जो कोण होता है वो 120 डिग्री का होता है, ये भी 120 का होता है, ये भी 120 का होता है, और तीसरा भी 120 का ही होता है। तो कुल मिला के जो माध्यिकाएं हैं, ये जो वर्टाइसेस के साथ, यानी इन्होंने जो हमारे कोने हैं इसके साथ जो भुजा मिल रही है, उनके बीच में 120 डिग्री का कोण बनता है, यानी यहां पर भी 120 डिग्री का कोण बनेगा। और मुझे तो इन दोनों का परिणामी चाहिए भाई, मुझे और किसी से मतलब नहीं है, मुझे इन दोनों का क्या चाहिए, परिणामी चाहिए, नीचे वाले दो का, ठीक है। आप चाहो तो रेफरेंस के लिए FA FB FC लिख सकते हो, वैसे हमने सेम मान ही लिया है, ठीक है। तो हमें B और C का परिणामी चाहिए बस, है ना। तो B और C का परिणामी देखो कैसे निकालोगे, तो हम लिख देते हैं FB व FC का परिणामी। अब परिणामी का सूत्र अपन ने क्या पढ़ा भाई, परिणामी का सूत्र पढ़ा है अपन ने, BC का परिणामी है तो उसको BC लिख देते हैं, और वो क्या हो गया, रूट में FB का स्क्वायर प्लस FC का स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, और यहाँ पे हमारे पास है cos 120, ठीक है। आई होप बच्चों यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा कि भाई हमने ये फॉर्मूला लिख दिया है, बस इसका मान रखना है, वो भी मुझे पता है, तीनों तो सेम है, यानी मैं FB FC दोनों के जगह FF लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ F स्क्वायर, यहाँ पे भी लिख रहा हूँ F स्क्वायर, यहाँ पे भी F इंटू F हो गया F स्क्वायर, और cos 120 ये तो रटा हुआ होना चाहिए, इसका मान होता है -1/2। तो देखो भाई, इसने इसको मार दिया, 2 से 2 कट गया, F स्क्वायर हो गया 2F स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव का F स्क्वायर है, सॉल्व करोगे रूट में आएगा F स्क्वायर, आगे सॉल्व करोगे मान आएगा F, यानी इन दोनों का परिणामी भी इनके बीच में आएगा, और मैंने तो पहले बोला था सेम ही आएगा, और देखो सेम आ गया, और इन दोनों का परिणामी भी क्या आ रहा है, F ही आ रहा है, यानी, और हम पहले बोल चुके हैं कि FA FB FC तीनों F ही हैं, तो ये मान और ये मान बिल्कुल सेम है भाई। जब इनके परिणामी निकालते हैं ना तो ये हट जाते हैं, तो देखो इनके परिणामी निकालने के बाद इनका काम खत्म। तो अब हमारे पास सिर्फ दो ही बल बचे हैं, एक जो ऊपर लग रहा है, एक जो नीचे लग रहा है, और दोनों क्या है, बराबर है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, अतः G पर परिणामी बल या 2M पर परिणामी बल कितना हो गया, 0, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं भाई बच्चों, क्या किया अपन ने, हमने बोला सबसे पहले तो इनकी दिशा निकाली कि भाई इन दोनों पे बल कैसे लग रहा है, ये इस पे इधर लग रहा है, हमें इसके बल से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें G पर बल निकालना है। तो इस पर एक बल यहां लगा, एक यहां लगा, एक यहां लगा, 3 बल है, तीनों का मान निकाला G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर से। जैसे इन दोनों के बीच में निकालना था तो G पहला आ गया हमारे पास m, दूसरा आ गया 2m, दूरी थी 1 मीटर, क्वेश्चन में दी हुई थी, ठीक है, 12th में नहीं देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास FA FB और FC का मान आया, और तीनों सेम निकले, तीनों को नाम दे दिया क्या, तीनों को नाम दे दिया अपन ने F का। फिर अपन ने बोला भाई B और C का परिणामी निकालो। अच्छा, ये कतई जरूरी नहीं है कि आप B और C का ही निकालो, आप AB का भी निकाल सकते हो, तो वो इधर कहीं आएगा, वो भी सेम आएगा, कैंसिल कर देंगे, खा जाएंगे। फिर अगर आप क्या बोलते हैं, मान लो AC का लेते हैं तो वो यहां आता, वो फिर C को खा जाता, तो हमने BC का ले लिया, आपकी इच्छा करे जिसका ले लो। तो मैंने इन दोनों का परिणामी लिया और मैंने पाया
कि दोनों का परिणामी एक्चुअली F के बराबर ही आ रहा है, यानी दोनों के मान के बराबर है। मतलब इसका मान भी कितना है, इसका मान भी है GM 2GM स्क्वायर, यही आ रहा है, और इसका भी मान यही है, दोनों का मान सेम है, काट के खा गए। ठीक है, कुछ नहीं बचा, बिल्कुल जीरो फोर्स हो गया। आगे क्या, बस आप सबको आई गेस बात समझ आ गई होगी। चलो अभी हमारा पहला जो प्रश्न था उसका उत्तर तो हमने निकाल दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि शीर्ष ए पर रखे द्रव्यमान को दोगुना कर दें तो कितना बल आरोपित होगा। अब शीर्ष ए पे जो द्रव्यमान हमने रखा है ना, उसको डबल कर दिया तुमने। अब देखना भाई प्रश्न अब इंटरेस्टिंग हुआ, जो इसका बी वाला पार्ट है। अभी तक यहां पर m था, यहां पर भी m था, यहां पर भी m था, और बीच में 2m था। तो ये 2m, ये m, और ये भी m, ये भी m, ये भी m, और बीच में हमारे पास 2m था। ठीक है, तो अभी देखो पहले जो इसके ऊपर बल लग रहा था ना Fa, बस उसका मान चेंज हो जाएगा, कुछ भी नहीं, बस इतनी सी चीज है। और देखो हमारा Fb और Fc का परिणामी निकालने का बेनिफिट भी समझ आएगा आपको। बस इस बार एक छोटा सा काम होगा, Fa का मान चेंज हो जाएगा, क्योंकि Fa का मान निकालोगे तो आएगा G, पहला द्रव्यमान है 2m, दूसरा द्रव्यमान है 2m, और नीचे दूरी है 1 का वर्ग। ठीक है, तो यानी इस बार Fa का मान कितना आ गया हमारे पास, 4GM स्क्वायर, जबकि Fb और Fc सेम ही है, वो पहले भी इतने ही थे और अभी भी इतने ही है। वो कितने हमारे पास, GM स्क्वायर, 2GM स्क्वायर, जैसे हमने पहले निकाला था, ये रहा। ठीक है, तो देखो कुछ भी ज्यादा नहीं करना है, हमें पता है कि इन दोनों का जो परिणामी आएगा वो यहां कहीं आएगा, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था, FBC। और FBC का मान किसके बराबर आ रहा था, वही 2GM स्क्वायर। बस बात ये कि इसका मान 4GM स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो अभी देखो दो बल लग रहे हैं, एक ऊपर लग रहा है इसके ऊपर Fa, वो कितना लग रहा है, 4GM स्क्वायर, और एक नीचे लग रहा है FBC, इन दोनों का परिणामी, वो कितना लग रहा है, 2GM स्क्वायर। मैं आपसे पूछूं नेट फोर्स कितना लग रहा है, सर एक 4 का ऊपर लग रहा है, 2 का नीचे लग रहा है, परिणामी ऊपर लगेगा। कितना लगेगा परिणामी ऊपर, F परिणामी कितना लगा भाई, ऊपर लगा, और कितना लगा इस पे, 4 में से 2 माइनस कर दो, आंसर कितना आएगा, 2GM स्क्वायर आंसर। उत्तर आसान था, आई होप सबको समझ आया होगा। ठीक है, और दिशा कहां पे होगी, ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, चलो, तो आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन सबको अच्छे से आ गया होगा। तो ये बहुत प्यारा प्रश्न था, पहला ही एनसीईआरटी वालों ने जो डाला। चलो, ये हमारे पास 8.3, और ये हमारे विभव से संबंधित है, यानी वो जो GM/R पढ़ा था ना, उससे संबंधित है। ठीक है, वो भी नेगेटिव में, तो माइनस का GM/R, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। हिंट मैंने दे दी है, आराम से आप लोग प्रश्न पढ़िए और कोशिश कीजिए करने की। ठीक है, चलो, आई होप सबने रीड कर लिया होगा, ट्राई वराई तो किया ही होगा एटलीस्ट। मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। 1 मीटर भुजा आएगी यहाँ पे। 1 मीटर भुजा के किसी वर्ग के शीर्षों पर स्थित 4 कणों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए और वर्ग के केंद्र पर विभव। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा पूछी है इसने, और वर्ग के केंद्र पर विभव भी ज्ञात कीजिए। ओके, चलो, तो देखो भाई प्रश्न ऐसा है कि हमारे पास एक वर्ग है, वर्ग की भुजा कितनी है, 1 मीटर, तो ये भी 1 मीटर हो गया, ये भी 1 मीटर हो गया। ठीक है, बाकी सब भी 1 ही मीटर हो गए, और इसके 4 कोनों पे 4 द्रव्यमान रखे हुए हैं, 4 कण रखे हुए हैं, ऐसा इसने बोला। एनसीईआरटी में फिगर आपको दिख जाएगा, एग्जाम में ना आए तो आप बना सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। और क्या बोलते हैं, 4 जो हमारे पास वो रखे हुए हैं, कण रखे हुए हैं, उसकी बात अपन से बोल रहा है। तो बच्चों, क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर भी इन लोगों ने जो द्रव्यमान है उसको m माना है, तो यहां पर भी अपन द्रव्यमान जो है m ले लेते हैं। ठीक है ना, ये m, ये m, ये भी m, और ये भी m है। और क्या बोलते हैं, इसकी दूरी को इसने l लिया है। ठीक है, इस लोगों ने l दिया है। ठीक है, तो इन लोगों ने l लिया है, तो अपन भी l मीटर ही ले लेते हैं, मच बेटर है ना। ये l मीटर दे रखा है इन लोगों ने। ठीक है, तो ये l दूरी दे रखी है, 1 नहीं है, l है। ओके, चलिए, तो हमें इस निकाय की क्या निकालनी है, स्थितिज ऊर्जा। अब देखो ऐसे प्रश्न करने का ना बहुत सिंपल सा और सीधा सच्चा सा तरीका होता है। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसे प्रश्न का सिंपल सा फंडा ये होता है कि हम इसको निकाय को बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो, जब तुम पहली बार, मान लो तुम किसी जगह पे आए पहली बार,
है ना, नई नई जगह है, तुमने कब्जा कर लिया, भाई मेरी जगह मैं नहीं दूंगा किसी को, ठीक है, तो तुमने कब्जा कर लिया। तो इसी तरीके से अगर सिस्टम में पहला द्रव्यमान आया है तो उस पर कोई बल नहीं लगाएगा, वो चुपचाप आके बैठ जाएगा, ठीक है, उस पर कोई भी बल नहीं लगाएगा। मतलब पहले द्रव्यमान को आप अनंत से अगर लेकर आते हो तो आपको कितना कार्य करना पड़ेगा, 0, अगर वहां पे कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं है तो पहले द्रव्यमान को मान लो, इसको हम m1 बोल देते हैं, इसको अपन m2 बोल देते हैं, इसको हम m3 बोल देते हैं और इसको हम m4 बोल देते हैं। आप किसी को कुछ भी मान सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है किसको क्या मानना है। तो जब आप सिस्टम में पहला यानी निकाय में पहला द्रव्यमान लेकर आए और वहां पर कोई भी फील्ड नहीं थी, वहां पे कोई बल लगाने वाला नहीं था, तो इसके ऊपर अभी गुरुत्वाकर्षण की बात है ही नहीं, भूल जाओ भाई, एक ऐसा निकाय है जिसपे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहला जब आप द्रव्यमान लेकर आए तो उस पर कोई बल नहीं लगा रहा था, जब बल नहीं लगा रहा था तो पहला जब द्रव्यमान आप लेकर आए तो उसको लाने में आपने कितना काम किया, 0। ये हमारे पास m1 को लाने में किया गया कार्य, एनसीईआरटी में अलग किया गया है, लाने में किया गया कार्य, ठीक है। अब जब मैं दूसरा द्रव्यमान लेकर आया, मेरी जमीन है, मैंने कब्जा कर लिया, दूसरा बंदा आया, बोले मेरे को भी रहना है, बोले मैं तो नहीं रहने दूंगा, मैंने कब्जा कर लिया, तो आप दोनों के बीच में हो जाएगी लड़ाई, है ना, तुम दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा, तुम उसको बाहर धक्का देने की कोशिश करोगे, वो आने की कोशिश करेगा। तो जब दूसरा द्रव्यमान, देखो निकाय एक एक करके बनाना है, निकाय में जब पहला द्रव्यमान आया m1, कोई नहीं था, चुपचाप आके बैठ गया, इसने बोला भाई जगह सारी मेरी। अब जब निकाय में दूसरा द्रव्यमान आया यानी m2 को जब आप लेकर आए, तो मान लेते हैं कार्य आपने किया w2, तो ये m1 ऑलरेडी था, m2 को आप लेकर आए तो दोनों के बीच की जो दूरी थी वो कितनी थी, l। तो दूसरे को लाने में आपने कितना काम किया, आपने किया भाई माइनस का GM अपॉन L का बस GMML। क्यों, क्योंकि सूत्र क्या होता है हमारे पास, कार्य ऊर्जा का Gm1m2 अपॉन R, वो भी नेगेटिव में, क्योंकि ये आकर्षित ही करते हैं, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला होता है। तो हमने लिख लिया Gmm अपॉन R, क्योंकि m1 और m2 दोनों ही m थे। तो यानी जब सिस्टम में दूसरा आवेश आता, दूसरा द्रव्यमान आता है, वो आवेश बोलने की आदत पड़ गई 12th को पढ़ा के, है ना, जब दूसरा द्रव्यमान जो है वो निकाय में आता है तो उसके लिए कितना काम करना पड़ता अपने को, Gmm/L। अब समझना भाई, जब निकाय में तीसरा द्रव्यमान आया, ये डैश का मतलब है ऊपर वाली चीज कॉपी है ना, इतना नहीं लिखा जाता हमसे, तो जब तीसरा लेकर आया, अब ध्यान से सुनना, ये निकाय में पहला तो आ ही चुका पहले ही, इसको लाने में कुछ काम करना नहीं पड़ा, दूसरे को लाने में करना पड़ा। अब जब निकाय में तीसरा द्रव्यमान आया ना, तो अब दो जगह ऑलरेडी कब्जा करके बैठे थे, एक जना आया उसके पास कोई नहीं था, आराम से आके बैठ गया, है ना, दूसरा आया झगड़ा हो गया, कितना झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ, इतना काम करना पड़ा। तीसरा और आ गया, बोले मैं भी बैठूंगा यहाँ पे, तो ठीक है मैं भी कहूंगा, दोनों मिलकर के उससे झगड़ा कर रहे हैं। तो कुल मिला के जब तीसरा आवेश, तीसरा द्रव्यमान सिस्टम में आता है, निकाय में आता है, तो उस केस के अंदर उसको पहले के विरुद्ध और दूसरे के विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध काम करना पड़ता है। तो देखो, अब देखो, अगर मैं पहले के विरुद्ध काम के बारे में बात करूं तो जो हमारे पास R होता है ना, वो दोनों के बीच की दूरी होती है। जब पहला वाला केस था तो L से काम चल गया था, दूसरे वाले केस में जब इन दोनों के बीच में ऊर्जा के बारे में बात आएगी तो जो मुझे दूरी लेनी है ना, वो कितनी लेनी है, √2L। सर कैसे आई, अरे बहुत आसान है, पाइथागोरस लगाइए, है ना, सबको आएगा, साथ ही होगी, ये L है, ये L है, तो ये कितना होता है, √2L। कैसे निकालते भाई, वही रूट में L² + L², कर्ण है ये, ठीक है, तो ये हो गया √2L। यानी जब मैं m1 की वजह से इसकी ऊर्जा लिखूंगा तो मैं लिखूंगा माइनस का Gmm और दूरी आएगी √2L। लेकिन जब ये तीसरा आया, पहले ने भी बल लगाया और दूसरे ने भी बल लगाया, तो देखो यहां पे हमारे पास आ जाएगा माइनस का Gmm और इनके बीच की दूरी तो L ही है। यानी अभी तक सिस्टम में, अभी तक निकाय में, यानी अभी तक सिस्टम में ये आ गया है, ये पहला, ये सेकंड केस था, ये फर्स्ट केस था और ये थर्ड केस था। यानी निकाय के अंदर अभी तक पहले एक को लेकर आए, कोई काम नहीं किया, दूसरे को लेकर आए, इतना करा, तीसरे को लेकर आए तो इसने भी लगाया, इसने भी लगाया, अब चौथे को लेकर आओ यार, अब चौथे को पीछे लेकर आते हैं। चलो, जब आप चौथे को लेकर आए हो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो जब चौथा बंदा भी बीच में आ गया, बोले मैं भी आऊंगा, बोले मैं भी बैठूंगा इस जगह पे, तो जब चौथा बंदा सिस्टम में आया, भाई इनके बीच की दूरी L है,
ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, ठीक है ना। और ये कितनी है, √2L, जैसे पहले निकाली थी। तो देखो भाई, जब चौथा बंदा आया तो उसने बोला, पहला भी उसको बोलेगा भाग यहां से, दूसरा भी बोलेगा भाग यहां से, तीसरा भी बोलेगा भाग यहां से, तो तीनों ने मिलकर बल लगाया। यानी जब मैं W4 के बारे में बात करूंगा, चौथे के लिए बात करूंगा, तो पहला भी लगाएगा, कितना लगाएगा, माइनस का GMM बटा L। दूसरा भी लगाएगा, कितना लगाएगा, माइनस का GMM बटा √2L, क्योंकि दूरी √2L है। और माइनस का GMM तीसरा भी लगाएगा, कितना है हमारे पास, L। तो कुल मिला के इस निकाय को बनाने के लिए कितना काम करना पड़ा, W1 प्लस W2 प्लस W3। तो कुल कार्य या कुल ऊर्जा, जो कुल कार्य है वही कुल ऊर्जा है, ठीक है ना, वही ऊर्जा है। कौन सी स्थितिज ऊर्जा, और वो किसके बराबर है, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, ठीक है। तो ये ऊर्जा है इनकी टोटल कुल। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर ये जो ऊर्जा है, इसमें हमने पहली वाली जो ऊर्जा ली थी ये 0 थी, दूसरी वाली ऊर्जा माइनस का GM² अपॉन L, क्योंकि उसको गुणा करके लिख दिया हमने। तीसरे के लिए माइनस का GM² अपॉन L, माइनस का GM² अपॉन √2L। और जब थर्ड वाले को लेकर आए तो माइनस का GM, ये देखो 2 बार आ रहा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, माइनस का 2GM² अपॉन L। और इसके लिए सेम आएगा, GM² अपॉन √2L। तो देखो ये GM² अपॉन L, GM² अपॉन L, 2GM² अपॉन L, तो ये हो गया हमारे पास 4 बार, तो 4GM² अपॉन L, माइनस ये भी माइनस, और ये √2 रूट टाली 2 बार आ रही है, तो ये √2, ठीक है। आई होप ये बात सबको समझ आ गई होगी। अब आप चाहो तो इसमें से कॉमन शॉमन ले लो, इसमें से माइनस का 2GM² अपॉन L कॉमन आएगा। देखो 2 इसमें से लिया तो यहां पे क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। इसमें जो तुमने 2 लिया, √2 नीचे बच गया, तो हम लिखेंगे प्लस का 1 अपॉन √2। ये कुल उसकी ऊर्जा होगी, किसमें आएगी, जूल्स में। ये इसका आंसर है, ठीक है। मैं एक बार वापस समझाता हूं क्या किया। पहले आवेश को लेकर आए, पहले द्रव्यमान को लेकर आए, कोई काम नहीं करना पड़ा। दूसरे को लेकर आए, पहले ने धक्का दिया। तीसरे को लेकर आए, तो पहले और दूसरे ने दोनों ने मिलकर धक्का दिया। और चौथे को लेकर आए, तो पहले ने भी लगाया, दूसरे ने भी लगाया, तीसरे ने भी लगाया, तीनों ने मिलकर धक्का दे दिया, ठीक है। ऐसे निकाल। और चौथा भी मान लो पांचवा भी लेकर आते हैं, तो चारों मिलकर लगा देते हैं, ठीक है। तो केंद्र पर अपने को विभव का मान निकालना है। केंद्र पर अपने को क्या निकालना है, विभव का मान निकालना है। तो देखो बच्चों, केंद्र पर विभव का मान कैसे निकलेगा। तो इसके लिए ना अपने को जो फॉर्मूला इस बार यूज करना है ना, वो अपने को यूज करना है माइनस का GM/R। क्या यूज करना है, माइनस का GM/R। क्योंकि जो आपका विभव होता है ना, गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ये सब कैसी राशियां हैं, ये सब अदिश राशियां हैं। जबकि जो पहले अपन ने पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था बल, वो बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। जबकि स्थितिज ऊर्जा और विभव दोनों कैसी राशियां हैं, अदिश राशियां। तो इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, वेक्टर एडिशन फेडिशन नहीं करना पड़ता, सदिश योग करो, ये करो, वो कुछ नहीं करना पड़ता। इसलिए देखो हमने सीधा सीधा जोड़ा है, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें वेक्टर का यूज करा, क्योंकि बल एक सदिश राशि थी, स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि है, विभव अदिश राशि है। तो विभव निकाल लेते अपन, इसका दूसरा पार्ट। तो देखो ये हमारा निकाय है, ये रहा एक आवेश, ये रहा एक आवेश, ये रहा एक आवेश, ये रहा एक आवेश, ये भी M, ये भी M, ये भी M, ये भी M। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बस करना क्या है हमको, अपने को ये जो बीच में एक पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है G। इस बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालना है। क्योंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से उत्पन्न होने वाले विभव का अपन क्या करेंगे, सीधा सीधा योग करेंगे, ठीक है। अगर बल होता तो अलग बात होती, लेकिन क्योंकि विभव पूछ रहा है, इसीलिए पहले से जो विभव उत्पन्न हुआ, दूसरे से जो विभव उत्पन्न हुआ, तीसरे से जो विभव उत्पन्न हुआ और चौथे से जो विभव उत्पन्न हुआ, उसको सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे सीधा सीधा। यही विभव का सीधा लॉजिक होता है। लेकिन जो विभव का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, वो पढ़ा है माइनस का GM/R, ठीक है। तो अगर मैं इस बिंदु की, ये बिंदु है बेटा, द्रव्यमान नहीं है, तो इस बिंदु की इससे दूरी बोलूं तो ये हमें नहीं पता। हमें ये पता है ये L है, हमने इतना भी पता कर लिया, ये L था, ये L था, ये भी पता कर लिया कि √2L है। लेकिन मुझे इसकी आधी दूरी चाहिए,
तो इसकी आधी दूरी क्या हो जाएगी, इसकी ये आधी दूरी क्या हो जाएगी, ये जो √2l था उसको 2 से और डिवाइड कर दो, यानी आ जाएगा l/√2। यानी हमने क्या करा, उस पूरी दूरी के 2 टुकड़े कर दिए, तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया। अब ऊपर √2 आ रहा था, नीचे 2 आ रहा था, तो हमने उस 2 को, ये जो 2 लिखा है इसको हमने लिखा √2 इंटू √2, 10th क्लास की मैथ, एक √2 से एक √2 कैंसिल, नीचे आ गया l/√2। यानी ये दूरी कितनी है, l/√2। इवन ये क्या, सारी दूरियां, ये भी सब दूरियां l/√2 है। तो पहले वाले ने कितना विभव उत्पन्न करा, पहले वाले ने उत्पन्न करा माइनस का gm/l√2। दूसरे वाले ने कितना उत्पन्न करा, माइनस का gm/l√2। अदिश राशि है इसलिए सीधे सीधा जोड़ रहे हैं, माइनस का gm/l√2। और चौथे वाले ने कितना करा, माइनस का gm/l√2। तो देखो बच्चों 1 2 3 4 बार आ रहा है, v कितना लूंगा, माइनस का 4 gm/l√2। मान लो सिस्टम में 10 द्रव्यमान होते तो 10 की वजह से जितना विभव उत्पन्न हो रहा है सबको जोड़ देते हैं, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमें पता है जब हमारे हर में कोई भी भिन्न होती है, कोई भी फ्रैक्शन होता है, तो जब वो ऊपर जाता है गुणा में तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है उसका, है ना, उल्टा हो जाता है वो। तो हम इसको क्या लिखेंगे, v बराबर माइनस का gm, l नीचे रह जाएगा और √2 का चला जाएगा ऊपर, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 4√2 gm/l। आई होप ये बात सबको समझ आई होगी, ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न था। तो हमने 2 प्रश्न करे, एक बल से संबंधित था, दूसरा स्थितिज ऊर्जा और विभव से संबंधित था। तो जो बल है वो सदिश राशि है, उसमें सदिश योग करना पड़ेगा और रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जबकि अभी जो दोनों न्यूमेरिकल करे, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा और विभव दोनों अदिश राशि हैं, तो सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, ठीक है। आई होप ये न्यूमेरिकल भी सबको क्लियर हो गया होगा। चलो बच्चों, आज का सबसे प्यारा और इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो क्या है हमारे पास, पलायन वेग। चलिए देखते हैं क्या होता है पलायन वेग। तो यहां पर हमारे ये एक भैया से आपको दिख रहे होंगे, ये अर्थ के ऊपर खड़े होकर हाय हाय कर रहे हैं आप सबको। तो आप सबको पता है, जैसे मान लो मैंने ये पेंसिल है, फेंक तो नहीं सकता, लेकिन अगर मैं फेंकूंगा तो मुझे पता है कुछ दूरी तय करने के बाद ये गिर जाएगी। यानी अगर मैं इससे मान के चलूं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ये 2 मेरे हाथ 2 पैर, ये 2 आंखें और एक मुंह, ठीक है, और मैंने क्या करा, मैंने किसी चीज को सीधा फेंका तो ये ऐसे जाएगी, या ऐसे चली जाएगी, या ऐसे चली जाएगी। लेकिन ये बात अर्थ के ऊपर वैलिड नहीं है। मैंने बोल दिया, मुझे दिख रहा है मेरे सामने जो जमीन वो फ्लैट है, लेकिन रियलिटी में तो जमीन फ्लैट नहीं है ना, रियलिटी में तो अर्थ ऐसी कर्व्ड है, ऐसे वक्रित है। तो जब मैं किसी चीज को फेंकता हूं बार बार, तो देखो क्या होता है। अगर मैं किसी चीज को फेंक रहा हूं बहुत कम बल से, ऊपर फेंकूंगा, देखो ऊपर भी फेंकूंगा ना तो ऐसे होगा, है ना। अगर बिल्कुल ऊपर फेंक दूंगा तो ये वापस ऐसे नीचे आ जाएगी, ऊपर गई वापस नीचे आ जाएगी। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस तरीके से वस्तु को फेंकना है कि वो जो है अर्थ के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर चली जाए। तो वो न्यूनतम वेग जो किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से मुक्त करा दे, वे उससे बाहर ले जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं, पलायन वेग। लेकिन रुको, पलायन वेग इतना आसान नहीं पढ़ना, ना ही इतना आसान है अचीव करना। तो उससे पहले और क्या क्या चीजें होती हैं पहले वो समझ लेते हैं। तो समझो, मान लो हमने बोला कि मैं यहां खड़ा हूं और मैंने क्या करा, मैंने किसी बॉल को फेंका, मतलब ऑब्वियसली मैं तो नहीं फेंक सकता, कोई मशीनरी होगी मेरे पास, उससे मैंने किसी चीज को फेंका। तो अगर मैं किसी चीज को फेंक दूं और मान लो वो इस चीज को, इस बैरियर को क्रॉस कर जाए, तो क्रॉस करने के बाद वो मेरे हाथ से छूट करके क्या होगी, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से चिपकने की कोशिश करेगी, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो वो इस तरीके से चक्कर लगाना स्टार्ट कर देगी। लेकिन रुको, ये जो शेप हमने बनाया है ये कभी भी वृत्ताकार तो नहीं है, दिख तो आपको वृत्ताकार रहा है, लेकिन जब हम किसी चीज को पृथ्वी से बाहर फेंकते हैं बहुत कम बल से, ठीक है, पृथ्वी से बाहर तो निकल जाती है, लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसको फिर भी खींच के बैठा रहता है। और इसका आकार वृत्ताकार नहीं होता है, इसका आकार होता है हमारा इलिप्टिकल पाथ, यानी दीर्घवृत्ताकार, जैसा कैपलर ने बोला था। तो अगर आप किसी वस्तु को बहुत कम वेग से फेंको तो उसका जो आकार है वो इस तरीके का हो जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्ताकार। यानी अगर आपने वेग को खूब बढ़ाया, खूब सारा वेग बढ़ाया, मतलब खूब बढ़ाया, लेकिन बहुत इतना भी ज्यादा नहीं है, तो उसका आकार, उसकी जो भी आकृति होगी, यानी जैसे वो घूमेगा वो कैसा होगा, दीर्घवृत्ताकार।
ऐसा कैपलर ने बोला था। अब मान लो आपने हमारी जो वेग जो है हमने उसको और बढ़ाया और बढ़ा के हम उसको कहां तक लेके गए, उसको हम लेके गए लगभग, ये लगभग का साइन हमारे फिजिक्स में, तो उसको मैं बता देता हूं, ये है लगभग का साइन। तो लगभग जब मेरी जो वैल्यू है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाए, अब मैंने बोला 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से किसी चीज को ऊपर फेंकना, समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है ये, ठीक है। मतलब 1 सेकंड में वो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर जाए, ठीक है। मतलब मेरे घर, ये समझ लो हमारा स्टेशन यहां से 2-3 किलोमीटर होगा, उसका 3 गुना लगभग, इतना दूर मुझे जाना है 8 किलोमीटर, वो भी सिर्फ 1 सेकंड में, वो भी कहां फेंकना, ऊपर की तरफ। तो स्पीड बहुत 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 ज्यादा है। तो जब मैं किसी चीज को इतनी स्पीड से फेंकता हूं तो उसका जो वेग है, उसका जो पाथ है वो कुछ ऐसा हो जाता है। यानी इस बार जो पथ होगा वो इस बार इलिप्टिकल नहीं हो, इस बार इलिप्टिकल यानी दीर्घवृत्ताकार नहीं होगा, इस बार कैसा होगा, वृत्ताकार। तो यानी अगर मेरा वेग 8 किलोमीटर के लगभग आसपास का है तो मेरा जो भी आकार होगा, जिस भी पथ में मैं घूमूंगा, मतलब ऑब्जेक्ट, वो कैसा होगा, वृत्ताकार। और ये होती है हमारी कक्षीय चाल। सारे सैटेलाइट्स जो होते हैं वो इसी में घूमते हैं, तो ये कक्षीय चाल है, ठीक है, जिसके बारे में डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे। मान लो तुमने और बल बढ़ा दिया, तो बढ़ाया तो क्या होगा भाई, मान लो इस बार आपने जो वेग है वो 8 से बढ़ा दिया, है ना, 8 किलो, इस बार आपका वेग जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा है। तो वापस इसका जो शेप है वो वापस इलिप्टिकल हो जाएगा, यानी दीर्घवृत्ताकार हो जाएगा, ठीक है। तो वापस हमें क्या मिला, दीर्घवृत्ताकार। यानी अगर वेग कितना हो, 8 किलोमीटर से भी ज्यादा हो, मान लो आपने वेग और बढ़ा के तुमने वेग पहुंचा दिया लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में अगर वस्तु 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की दूरी तय कर ले तो उसका पाथ कुछ इस तरीके का हो जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं परवलयाकार। यानी इस केस में वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़ करके चली जाएगी, वापस पृथ्वी पे कभी नहीं लौटेगी। तो ये है कौन सा पथ, परवलयाकार। और इसी को ही बोलते हैं, इसका आकार हो जाएगा परवलयाकार, और इसी को अपन बोलते हैं बेटा इसकी एस्केप वेलोसिटी, यानी पृथ्वी को छोड़ के चली गई, इसी को अपन बोलते हैं पलायन वेग, जो भी अपने को पढ़ना है। पर मान लो तुम्हारा वेग इस 11.2 से भी ज्यादा हो जाए, बोले नहीं सर मैं तो इससे ज्यादा वेग से फेंकूंगा। तो अगर आप जो वेग है वो आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से हो जाए तो उस केस में पाथ कुछ ऐसा हो जाता है, इसको अपन बोलते हैं दीर्घ अतिपरवलय। पाथ हो जाता है आपका अतिपरवलय हाइपरबोला, ठीक है ना, ये पैराबोला या हाइपरबोला। ये दीर्घवृत्त होता है, ये वृत्त होता है, दीर्घवृत्त हम पढ़ चुके हैं, जिसके 2 फोकस होते हैं, वृत्त का एक ही होता है। हमारा पैराबोला यानी परवलय कुछ ऐसा होता है, डिटेल में हमने पढ़ा है, और हाइपरबोला कुछ ऐसा होता है, ये और कर्व्ड होता है, ठीक है ना। तो अगर आपका जो वेग है वो 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा हो जाए तो पथ कैसा होगा, अति परवलयाकार होगा, और वो बाहर तो निकलेगी और निकलने के बाद भी उसके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होगी। जबकि जो परवलयाकार वाला केस था 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, उसके केस में वो सिर्फ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर ही निकल पाएगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर पाएगी। उसके बाद उस केस में उसमें कोई एनर्जी बचेगी ही नहीं। जबकि अति परवलयाकार केस में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर भी निकल जाएगी और उसके पास कुछ एनर्जी भी बचेगी। आप सब ने मिशन मंगल तो देखी होगी। अब मिशन मंगल में क्या प्रॉब्लम थी भाई, कि जो वो अपने साथ जो सैटेलाइट लेके जा रहे थे उस रॉकेट के पास फ्यूल बहुत कम था। तो जब वो उस रॉकेट के पास फ्यूल बहुत कम था ना, तो हम इस 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड को अचीव नहीं कर पा रहे थे, मिल नहीं रही थी हमें। तो हमने क्या करा, हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाया। होता क्या है, जब भी कोई वस्तु, हमें पता है दीर्घवृत्ताकार पथ पे गति करती है तो हमारा जो प्लैनेट होगा, जैसे अगर सैटेलाइट इसके चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार पथ पे गति कर रही है, ग्रीन वाले पार्ट में या ये क्या बोलते व्हाइट वाले या ग्रीन वाले पार्ट में, तो पृथ्वी यहाँ कहीं होगी। तो उन्होंने क्या करा कि जैसे ही पृथ्वी यहाँ, जहां से हमारा जो सैटेलाइट है वो यहाँ पे पहुंचता, वो वेग बढ़ा देते उसका।
क्योंकि यहां पर हमें पता है उसका वेग सबसे ज्यादा होता है, पढ़ा था केपलर के नियम में। तो यहां पर उसका वेग बहुत ज्यादा है, तुमने और बढ़ा दिया, तो बढ़ाने से उसका पाथ और बड़ा हो जाता। और ऐसा करते 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 वो एक टाइम ऐसा आया कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़ करके चला गया। ठीक है, तो ये लॉजिक, ये टेक्निक उन लोगों ने यूज करी। उन्होंने केपलर के नियम का भी यूज करा कि भाई जब सबसे ज्यादा पास हो तब इंजन ऑन कर दो, वेग एकदम से बढ़ेगा, पहले ही ज्यादा है पाथ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अभी जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है, ये वाला पार्ट। तो मैंने आपको ये सारी कहानी बता दी। सबसे पहले दीर्घवृत्ताकार, फिर वृत्ताकार, फिर दीर्घवृत्ताकार, फिर परवलयाकार और लास्ट में अति परवलयाकार। ठीक है, और ये वैल्यू अचीव करना इतना आसान भी नहीं है बच्चों, बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। ठीक है, इस वैल्यू को अचीव करना। चलो, तो हम आ जाते हैं हमारे पलायन वेग पे। तो मैंने आपको बोला वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को मैं ऊपर फेंकूं तो वापस ना आए, अनंत पे चली जाए। अनंत का मतलब क्या होता है कि वहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो जाए। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो जाए, 0 हो जाना चाहिए। वैसे तो ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल तो अनंत दूरी तक लगता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तो होगी। ठीक है, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है। तो बिल्कुल सेम और बहुत आसान सी चीज है। अगर आप धरती माता पे खड़े हो, मान लो आप यहां खड़े हो, ठीक है ना, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, r है। आपने क्या करा, किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका। ठीक है, तो जब आपने वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका तो ऑब्वियस सी बात है फेंकने के टाइम पे उसके पास दो ऊर्जाएं होंगी, स्थितिज ऊर्जा भी और गतिज ऊर्जा भी। तो स्थितिज ऊर्जा इस टाइम पे कितनी है उसके पास, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर है, तो माइनस का g, पृथ्वी का द्रव्यमान m, वस्तु का स्मॉल m, m और बटा r। ये तो है उसकी स्थितिज ऊर्जा यानी u। साथ के पास उसके पास कुछ गतिज ऊर्जा भी थी जो होगी हाफ m v स्क्वायर। ठीक है ना, v की जगह यहां पे अपन लिख रहे हैं v e मतलब होता है एस्केप वेलोसिटी, मतलब जिससे फेंकूं तो बाहर निकल ले। तो यहां पे अपन यूज करेंगे यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण नियम का। तो देखो, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम से तो देखो, जब वो धरती पे थी उसके पास दो ऊर्जाएं थी, माइनस का जी एम एम बट्टा आर और प्लस हाफ एम और वीई मतलब एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। ये तो प्रारंभिक ऊर्जा है धरती माता पे। जब वो धरती के बाहर निकल गई, जब वो अनंत पे पहुंच गई, तो ना तो इसके पास कोई स्थितिज ऊर्जा बची ना गतिज ऊर्जा, क्योंकि हम जिस वेग से फेंक रहे हैं वो न्यूनतम है। हम जिस वेग या चाल से फेंक रहे हैं वो न्यूनतम है, मतलब बाहर जाने के पास ना तो उसके पास गतिज बची। भाई बचने को तो गतिज ही बच सकती थी, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से तो बाहर ही निकल गई वो। इसका मतलब उसके पास सिर्फ गतिज ऊर्जा बच सकती थी, इससे ऊर्जा तो हो नहीं सकती थी। लेकिन क्योंकि हमने न्यूनतम चाल से फेंका है तो हम मान के चल रहे कि वहां पर भी उसकी जो वेग है, अंतिम वेग, वो कितना हो गया, 0। इसलिए गतिज भी 0 और स्थितिज भी 0। ये कहां पे ऊर्जा है हमारी, अनंत पर। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। इस वाली टर्म को उधर ले जाते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस का जी एम एम बटा आर। तो देखो, एक एम से एक एम मर गया, हमें क्या चाहिए, वीई चाहिए। तो वीई का स्क्वायर देखो कितना हो गया, ये 2 गुणा में चला गया, तो 2gm अपॉन आर आया, 2gm अपॉन आर आया। तो देखो v स्क्वायर कितना आ रहा था, 2gm अपॉन आर आ रहा था, तो v कितना आएगा, रूट में 2gm अपॉन आर। जहां पे r पृथ्वी की त्रिज्या है, m उसका द्रव्यमान है, g सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है। एक काम कर सकते हैं छोटा सा, हमने पढ़ा है स्मॉल g किसके इक्वल होता है, gm बटा आर स्क्वायर के, पढ़ा हुआ हमने। हमें gm अपॉन आर चाहिए, एक आर को उठा के ना यहां से पहले आते हैं, आर स्क्वायर का मतलब आर गुणा आर, एक आर को उठा के यहां से पहले आते हैं, तो जी आर किसके बराबर आया, जीएम अपॉन आर की। तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करूं तो फॉर्मूला मेरे पास बन जाएगा 2GR, वो भी रूट में। और जब इसको आप सॉल्व करोगे, आर 6400 किलोमीटर है, जी तो सब जानते ही हो 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर,
सॉल्व करने पे लगभग मान आता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये है हमारी पलायन चाल। इस वेग से फेंकने पे वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगी, लेकिन उसके पास कोई ऊर्जा बचेगी नहीं क्योंकि कुल ऊर्जा 0 हो गई। हमने बोला ये उसको अनंत पे भेजना, बस अनंत पे भेजना है, कोई ऊर्जा बचे नहीं बचे उससे मतलब नहीं, बस अनंत पे भेजना था, भेज दिया हमने। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है, ठीक है। ये 2-4 स्टेप का डेरिवेशन है फर्जी सा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। अब मान लो ऐसा होता कि मैं उसको पृथ्वी के धरातल से भेजने के बजाय किसी ऊंचाई से भेज रहा होता। मान लो मैं h ऊंचाई पे खड़ा हूं और मैंने फिर उसको टारगेट किया, ऊपर की तरफ फेंक दिया, ठीक है। बस थोड़ा सा चेंज आएगा, जब उसको यहां पे भेजो फेंकोगे ना यहां से, तो उसके पास ऊर्जा कौन कौन सी होगी, देखो प्लस का हाफ mv² तो होगा ही जैसा पहले था, ठीक है, ve है ये, और साथ में इसके पास स्थितिज भी होगी, वो कितनी होगी, माइनस का gm अपॉन पृथ्वी से उसकी दूरी है केंद्र से r+h, वही 0 के बराबर। तो यहां से जब आप वैल्यू निकालोगे v की, सेम तरीके से करना है। बस यहां पे देखो r की जगह कितना आएगा, बस r+h इतना आएगा, रूट में 2gm अपॉन r+h। तो इससे हमें क्या पता पड़ता है कि अगर मैं h के मान को बढ़ा दूं, अगर मैं किसी ऊंचाई पे चला जाऊं, तो उस केस में v का मान ऑटोमेटिकली घट जाएगा। v का मान घट जाएगा, इसका मतलब मेरे को बेनिफिट हो जाएगा, मुझे ज्यादा वेग देने की जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन ध्यान रखना, ये वैल्यू हमने तब ली है जब हम मान के चल रहे हैं कि हमारा वायुमंडल है ही नहीं, हमारा वायुमंडल है ही नहीं, ठीक है। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, इससे ज्यादा वैल्यू देनी पड़ती है। ये तो हमारी थियोरिटिकल वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू इससे ज्यादा होती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है ना, एयर ड्रैग लग रहा है, वायु प्रतिरोध लग रहा है। अब मैं चंदा के बारे में बात करता हूं। चंदा पे जो उनका पलायन वेग आता है चंदा का, वो 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास आता है। लेकिन जो जैसे कि हाइड्रोजन है, उसका जो ऊष्मीय वेग होता है, मतलब जिस स्पीड से भागते हैं ना पार्टिकल इधर उधर हाइड्रोजन के, वो भागते हैं 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। इसीलिए चंदा पे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी कण होते हैं, वो क्योंकि इसके वेलोसिटी ज्यादा है, पलायन वेग से ज्यादा है, तो वो निकल जाते हैं बाहर। तो इसलिए चंदा पे कोई भी किसी भी तरीके का वातावरण उपस्थित नहीं है। यहां पर 11.2 है जो 2.5 से कम है, ठीक है। और बाकी जो बड़े बड़े प्लैनेट्स है जैसे कि मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, ठीक है, इन सब पे बहुत बड़े, इनको तो पलायन वेग और ज्यादा। तो यहाँ पर जो वातावरण है ना, बहुत ज्यादा संघन है, डेंस है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डेंस है। अर्थ का बिल्कुल मॉडरेट है, इसलिए हम जी पा रहे हैं, ठीक है। चंदा पे हम जा नहीं सकते क्योंकि वातावरण ही नहीं है, ठीक है। तो सांस कैसे लेंगे, हवा ही नहीं है, क्या कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी, जो मैंने दिया एक्स्ट्रा ज्ञान था ना। तो आई होप ये सबको समझ आ गया होगा बच्चों। तो आज की क्लास काफी एक्सटेंड हो रही है, तो ये वाला जो हमारा न्यूमेरिकल है, ये हम नेक्स्ट क्लास के लिए पेंडिंग छोड़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इस न्यूमेरिकल को ओपन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर ठोकना, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और जितने भी सब्सक्राइब नहीं करा तो यार कर देना, जो भी फ्रेंड्स है क्लास में सबको कर देना, भाई ये टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है तो। और अगर आप शेयर करोगे तो उनका भी बेनिफिट होगा, ठीक है, फ्री एजुकेशन उनको मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।